सैन्य साजो सामान और सेना को ट्रेनिंग देकर असद की मदद करता था। सीरिया असद सरकार का पतन ईरान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और इस बीच सीरिया में भी जुलानी के लिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अखबारों, टीवी पर, मोबाइल पर दमिश्क पर कब्जे के बाद अब तक आप हजारों बार कमांडर जुलानी का चेहरा देख चुके हैं। कमांडर जुलानी को दुनिया का बच्चा बच्चा पहचान चुका है। लेकिन सीरिया में अब भी सैकड़ों नहीं, हजारों जुलानी जैसे कमांडर हैं जो मौके की तलाश में हैं। कुछ ने तो सीधी ललकार भर दी है। एसडीएफ चीफ मजलूम आब्दी ने कहा कि हमारे इलाके में बड़ा खतरा है। तुर्की हमें सीधे तौर पर धमका रहा है और ऐसे ही दूसरे क्षेत्रों में हथियार बंद गुटों से खतरा है। इन खतरों से निपटने और अपनी जमीन और लोगों की रक्षा के लिए हमें जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी वो हम करेंगे। उधर सीरिया में सक्रिय गुटों में खूनी संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जिससे सीरिया में नया गृह युद्ध छिड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया तुर्की समर्थित सीरियाई नेशनल आर्मी यानी कि एसएनए और अमेरिका समर्थित सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स यानी कि एसडीएफ के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एसडीएफ कुर्द, अरब और सीरियन मिलिशिया का गठबंधन है। ऐसे ने तुर्की के समर्थन से बने विद्रोही समूहों का गठबंधन है। तुर्की और अमेरिका समर्थित गुटों के अलावा भी कई गुट सीरिया में संघर्ष कर रहे हैं, जिससे स्थिति बेहद ज्यादा बिगड़ चुकी है। वहीं सुपर पावर अमेरिका सीरिया के मौजूद हालात को लेकर बहुत गंभीर है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कई देशों का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के पहले पड़ाव पर ब्लिंकन तुर्की पहुंचे। उन्होंने पहले तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की, फिर राष्ट्रपति एर्दोआन से मिले। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका क्षेत्र में शांति के लिए हर कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि वो एसटीएस और दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। हमने अपने संपर्क में आने वाले हर किसी को ऑस्टिन टाइज को ढूंढने और उसे घर लाने में मदद करने के महत्व के बारे में बताया है। हमने उन सिद्धांतों को भी साझा किया है जिन्हें अब पूरे क्षेत्र और उससे भी आगे के देशों के द्वारा अपनाया गया है। हमने उन्हें सूचित कर दिया है। इजरायली सैनिकों ने पिछले हफ्ते में गोलान हाइट्स पर इजरायली और सीरियाई सेनाओं को अलग करने वाले संयुक्त राष्ट्र बफर जोन में एंट्री कर ली थी। इजरायल के इस कदम पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यह कदम 1974 के युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है। लेकिन इजरायली पीएम ने कहा कि असद सरकार के गिरने के बाद इस समझौते को इजरायल ने खत्म करार दिया है, यानी सीरिया में युद्ध का भड़कना तय है। लेकिन अभी तो इजरायल की शुरुआत है। सीरिया में हो रहे इजरायल के यह हमले अभी तो अंगड़ाई जैसे हैं। नेतन्याहू की सीरिया में अभी असली लड़ाई पूरी की पूरी बाकी है। गाजा और लेबनान की ऐसी तस्वीरें देखने के बाद आप आदी हो चुके होंगे, लेकिन अब ऐसी ही तस्वीरें सीरिया से आने लगी हैं। इजरायल सीरिया में झंडा गाड़ चुका है। असद सरकार के पतन के बाद इजरायल सीरिया में बहुत आसानी से दाखिल हो गया, लेकिन अब निकलेगा कब, इसकी खबर किसी को भी नहीं, क्योंकि इजरायल ने साफ कह दिया है कि 1967 के नक्शे को माना जाएगा। कौन सा है वो नक्शा, ये भी आज हम आपको बताने वाले हैं। इजरायल के इस नए ऑपरेशन का पूरा फोकस अभी सीरिया के 3 इलाकों में ज्यादा है, जिसमें पुणे, इत्रा, नबा और दारा है। लेकिन इजरायल लगातार अपने हमलों का दायरा बढ़ाता ही जा रहा है। बशर अल असद शासन के पतन के बाद जब इजरायली सेना ने अल्फा लाइन को पार करते हुए सीरिया के हिस्से वाले बफर जोन और माउंट हरमोन पर कब्जा कर लिया था, इजरायल ने उस समय इसे अस्थायी उपाय कहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि इजरायली सेना सीरिया में लंबे वक्त तक बने रहने की पूरी प्लानिंग कर रही है। उधर नेतन्याहू के जेट्स में रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। चुन चुन कर सीरिया से हथियारों को खत्म किया जा रहा है। जिन फाइटर जेट के जरिए सीरिया किसी से नहीं डरने का दम भरता था, देखिए इजरायल ने सीरिया के उन फाइटर्स की क्या हालत कर डाली है। नेतन्याहू की आईडीएफ ने पहले एक एक कर फाइटर जेट्स को तबाह किया, फिर सीरिया के हेलीकॉप्टर्स को उड़ाया, फिर बारी आई लटाकिया बंदरगाह की। इजरायल ने नेवल शिप और लटाकिया पोर्ट को भी तबाह कर डाला। यही नहीं, पलटवार की हर संभावना को खत्म करने के लिए इजरायल सीरिया के हथियार गोदाम को भी उड़ा डाला। इजरायल
बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के कुछ ही घंटों के बाद गोलान हाइट्स के बफर जोन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से इजरायली सेना ने सीरिया के अंदर सैन्य ठिकानों और हथियार भंडारों पर 350 से ज्यादा हवाई हमले किए। इसमें रासायनिक हथियार भंडार से लेकर हवाई सुरक्षा और नौसेना तक सब कुछ निशाना बनाया गया। इसके बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या 5 टुकड़ों में सीरिया बंट जाएगा? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन सीरिया के हालात को देखते हुए ये संभव लगने लगा है। एक तरफ दावा ये किया जा रहा है कि गाजा में संघर्ष विराम की संभावनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या उससे वाकई लगता है कि ऐसी स्थिति बन पाएगी? चूंकि अभी जानकारी मिल रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू बफर जोन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सीरिया की सीमा में भी प्रवेश किया था और ऐसा पहली बार है जब कोई इजरायली नेता सीरियाई क्षेत्र में दाखिल हुआ। बफर जोन पर फिलहाल इजराइल का ही कब्जा है। दरअसल आपको बता दें कि बशर अल असद शासन के पतन के बाद इजरायली सैनिक दोनों देशों के बीच स्थित बफर जोन में दाखिल हो गए और यहाँ इजराइल और सीरिया के बीच कोई सैन्य गतिविधि न करने का समझौता था। आपको बता दें कि नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री इजराइल काइट्स भी थे और उनके द्वारा इस दौरान सीरियाई क्षेत्र में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई और पहाड़ की बर्फ से ढकी चोटी पर नेतन्याहू ने कहा कि सीरियाई सीमा पर विशेष रूप से माउंट हरमोन के शिखर पर एक बफर जोन में रहेंगे और जब तक कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती, इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, यहाँ डटे रहना होगा। और नेतन्याहू ने पहाड़ की बर्फ से ढकी चोटी पर यह टिप्पणी की। हालांकि ये क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है और सीमा पर सीरिया की तरफ स्थित है। नेतन्याहू ने कहा कि वो 53 साल पहले एक सैनिक के रूप में माउंट हरमोन के शिखर पर गए थे, लेकिन हाल ही की घटनाओं को देखते हुए इजराइल की सुरक्षा के लिए इस चोटी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल गाजा पट्टी में 14 महीने से जारी संघर्ष के थमने की संभावना बढ़ती नजर आ रही है। इस दिशा में संघर्ष विराम समझौता करीब बताया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बातचीत के लिए मंगलवार को मिस्र की राजधानी काहिरा रवाना हुए और समझौते के लिए अमेरिका, मिस्र और कतर मध्यस्थता कर रहे हैं। हालांकि इस बीच हमास ने एक बयान में ये कहा कि अगर इजराइल नई शर्तें रखना बंद कर दे तो गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों पर समझौता संभव हो सकेगा। जबकि अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में हमला किया था और इसमें 1200 लोग मारे गए थे। हालांकि तभी से इजराइल गाजा में हमास के सफाई के लिए सैन्य अभियान चलाए हुए है और इसमें अब तक 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी अब तक यहां पर मिल रही है उसमें नेतन्याहू गाजा में संघर्ष विराम पर वार्ता के लिए काहिरा रवाना हो गए हैं और आगामी दिनों में समझौते पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों का यह मानना है कि सभी पार्टियां गाजा में संघर्ष विराम समझौते के करीब पहुंच रही हैं, जबकि मिस्र की सरकार से जुड़ा अल काहिरा न्यूज जो है वो ये बता रहा है कि संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने के लिए सभी पक्षों को साथ मिलकर मिस्र, कतर और अमेरिका समझौते के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। और अब ऐसे में ये समझौता हो तो बेहतर है, क्योंकि इससे पहले न जाने कितने ही लोगों का खून बह चुका है यहाँ पर। दरअसल गाजा में इजरायली हमले में एक ही परिवार के 8 लोगों के मारे जाने की भी बात सामने आई थी। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। फलस्तीनी चिकित्सा कर्मचारियों ने मंगलवार को यह भी बताया था कि सोमवार देर रात गाजा सिटी के उपनगर दाराज में एक घर पर हमला किया गया, जबकि उत्तरी गाजा में बेत लहिया में एक घर को हवाई हमले में निशाना बनाया गया और यहाँ 15 लोगों के मारे जाने और मलबे के नीचे दबे होने की आशंका भी यहाँ जताई जा रही है। और इस ऐसी परिस्थिति में जो कोशिशें हैं वो शांति की ओर बढ़े, यही प्रयास होना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने गोलान हाइट्स की जनसंख्या को डबल करने का भी पूरा प्लान कर लिया, चूंकि अब यहाँ पर क्या परिस्थितियां हैं उसके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक बताते चलें। दरअसल जिस तरह से चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ इजराइल अपनी कोशिशें
पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचाने में, मुकम्मल करने में जुटा हुआ है। आबादी बढ़ाने की पॉलिसी पर अब काम कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। ये आबादी अपने मेनलैंड नहीं बल्कि कब्जे वाले क्षेत्रों में बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल सीरियाई सीमा से सटे गोलान हाइट्स के लिए ये स्पेशल प्लान बनाया गया। इजरायली सरकार ने रविवार को गोलान हाइट्स पर अपनी आबादी को दोगुना करने का निर्णय लिया। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने कैबिनेट के द्वारा इसके लिए $11 मिलियन यानी 93 करोड़ 31 लाख रुपए का बजट जारी करने पर भी मुहर लगा दी है। आपको बताते चलें कि इजराइल के इस कदम से मिडिल ईस्ट के देशों में खलबली मच गई है। और ऐसा क्यों है और क्या वजह है कि बार बार गोलान हाइट्स का इतिहास दोहराया जा रहा है, सभी जगह इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल गोलान हाइट्स इजराइल के कब्जे वाला वो क्षेत्र है जिसे 1967 में युद्ध में सीरिया से हथिया लिया गया था और सीरिया तब जंग हार गया था और वो इजराइल के सामने कुछ कर नहीं पाया था। हालांकि इसके बाद साल 1981 में इजराइल ने इसे क्षेत्र को अपने ही देश में मिला लिया था और यह पूरा क्षेत्र पठार से घिरा हुआ है और रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गोलान हाइट्स की कुल आबादी 55,000 है और ऐसे में करीब 24,000 मुस्लिम और 31,000 यहूदी यहां रहते हैं और इजराइल ने इस क्षेत्र में तेजी से यहूदी आबादी को बसाया है। दरअसल बशर सरकार के गिरने का फायदा उठाने का ये एक कदम माना जा सकता है, चूंकि पड़ोसी देश सीरिया में कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार गिर गई थी और असद के विद्रोह के बीच देश छोड़कर उन्हें भागना पड़ा था। असद का लगातार विद्रोह हो रहा था, ऐसे में उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा था और ऐसे में जल्द ही विद्रोही सत्ता में आकर सरकार पर काबिज भी हो जाएंगे। हालांकि इसके बावजूद भी इजरायली सरकार सीरिया को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। मौके का फायदा उठाते हुए इजराइल ने यह बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। साल 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोलान और इजराइल की संप्रभुता गोलान पर इसके लिए अमेरिका के समर्थन की घोषणा की थी, लेकिन अधिकांश देशों में इस कब्जे को मान्यता नहीं दी गई। जी हां, और सीरिया ने इजराइल से अब वापसी की मांग की है, लेकिन इजराइल ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। हालांकि इस कदम के बाद मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो पूरी तरह से खार खाए बैठे हैं इजराइल से और ऐसे में सऊदी अरब इसकी आलोचना कर रहा है। सऊदी जैसे तरक्की पसंद देश के द्वारा ये चेतावनी या इस तरह की प्रतिक्रिया देना ये इजराइल के लिए ठीक नहीं समझा जा सकता। हालांकि सऊदी विदेश मंत्रालय ने ये कहा था बेंजामिन नेतन्याहू सरकार का ये कदम सीरिया की सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने की संभावनाओं को चोट पहुंचाने वाला है। यूएई ने गोलान हाइट्स में बस्तियां बसाने के प्लान की भी कड़ी निंदा की है। कहा गया कि ये कदम क्षेत्र में तनाव को और बढ़ावा देगा। यूएई ने कहा कि वो सीरिया की एकता, स्वतंत्रता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। कतर ने इसे अवसरवाद करार देते हुए इजराइल के कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये अपील की है कि वो सीरियाई क्षेत्रों में इजराइल के कब्जे को रोकें और इसके लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में लगातार अपडेट भी किया जाता रहे और ऐसे में देखना होगा कि क्या ये प्लान उनका कामयाब हो पाएगा। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं उसे देखते हुए इसमें अभी कुछ और समय लग सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। जबकि सीरिया की परिस्थितियों को देखते हुए और जिस तरह से हालात यहाँ पर बने हुए हैं, एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिस रिपोर्ट की झूठा निकलने की बात कही जा रही थी। दरअसल जिसे कैदी बताया गया था वो असद सरकार का एक खुफिया अधिकारी था और ऐसे में यहाँ पर जो सच्चाई है वो क्या है। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़कर भागने के बाद विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया था और ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे अब किस पर यकीन किया जाए, किसकी बात सच्ची किसकी झूठी, ये कह पाना कुछ जल्दबाजी हो सकता है। हालांकि इस बारे में और विस्तार पूर्वक डिटेल्स इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कमांडर जुलानी ने हमले का आदेश दिया है और हमला इजरायली सेना पर होगा। कमांडर जुलानी इजराइल पर बम बरसाएगा।
कमांडर जुलानी का सीरिया मिशन पूरा हो चुका है। दमिश्क के चप्पे चप्पे पर जुलानी के लड़ाकों का कब्जा है, लेकिन दमिश्क से मात्र 10 किलोमीटर दूर ही इजराइल क्या कर रहा है देखिए। इजराइल के इन धमाकों ने कमांडर जुलानी की नींद उड़ा दी है, इसलिए अब जुलानी ने अब बड़ा फैसला कर लिया है। फैसला इजरायली सेना के आगे झुकना नहीं, बल्कि उसे झुकाना है। सीरिया की 1 इंच जमीन पर भी इजराइल का कब्जा जुलानी को मंजूर नहीं है, इसलिए कमांडर जुलानी ने अपने लड़ाकों को इजरायली सेना पर सीधे अटैक का फरमान जारी कर दिया। असद सरकार के पतन के बाद ही इजराइल ने सीरिया में मौजूद सेना के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया है। ये कब तक चलेगा, ये दुनिया के किसी देश को नहीं मालूम, लेकिन अब ये साफ होने लगा है कि इजराइल के हमले से ये युद्ध और भड़क सकता है, क्योंकि कमांडर जुलानी को सीरिया में इजरायली सेना की उपस्थिति कांटे की तरह चुभ रही है। इसीलिए जुलानी ने फरमान जारी किया है कि इजरायली सेना जहां भी दिखे उस पर हमला करे। जुलानी के हौसले बुलंद हैं। जुलानी असद का 54 साल का साम्राज्य खत्म कर चुका है। जुलानी की नजर इजराइल पर भी टेढ़ी हो चुकी है। कमांडर जुलानी ने इजराइल को इशारों में समझाना भी शुरू कर दिया है। जुलानी